चलिए स्टार्ट हो गया। आई एम ऑडिबल। तो देखिए, कल हम वेक्टर्स का क्लास ले रहे थे। किसका क्लास ले रहे थे? वेक्टर का। तो 3-4 पीरियड हो चुका है वेक्टर का, 5-6 हो चुका है। और मैथमेटिकल टूल्स भी हो चुका है, मैथमेटिकल टूल्स भी हो चुका है। ठीक है ना? बात समझ में आई? और आज हम लोग उसी कंटिन्यूशन में आगे चलेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना वेक्टर ख़त्म कर सकें। ठीक है ना? फिर वेक्टर के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर्स हैं, इसको करने के बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल का वीडियो बनाएंगे। और इन केस अगर ये फ्राइडे तक नहीं हो पाया इतने सवाल, तो हम इसको होल्ड पे रख देंगे। इसको होल्ड पे रख देंगे, पहले एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? और फिर हम लोग मंडे से ये नीट लेवल वाला फिर हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे वेक्टर का। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और जल्दी जल्दी देखिए। देखिए, ऐसा है, वेक्टर में किसी भी वेक्टर को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, गौर से देखिए, अगर कोई वेक्टर है तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड, जहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड रिस्पेक्टिवली वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स। ये बात हो चुकी है। बात हुई है कि नहीं हुई है? एकदम क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात देखिए, अगर वेक्टर, किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है ना? ये सारी बात बताई जा चुकी है। अगर किसी वेक्टर को, अभी बस ध्यान से आप देखते जाइए और पुराना वाला वीडियो देखिएगा, आप नए हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? ये सब बाद में एक बार फिर से ऑफलाइन भी हो जाएगा। ठीक। तो देखिए, कोई वेक्टर अगर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? अब जैसे कोई वेक्टर अगर इस तरीके से होता है, ये वेक्टर तो आपका स्पेस में है। ये वेक्टर कहाँ पे है? स्पेस में है, यानी कि 3 डायमेंशनल उसमें है। यानी किसमें है? 3 डायमेंशनल स्पेस में है। और अगर कोई वेक्टर इस तरीके से आपका है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो ये वेक्टर आपका कहाँ पर है? प्लेन में है। ठीक है ना? तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ए होगा वो होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन कोई वेक्टर अगर स्पेस में है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बात पहले बताई जा चुकी है। ये बात एकदम साफ है बेटा, कोई बट नहीं। छोटी छोटी बातों को देखते हुए चलिए। और हर चैप्टर में यही है, किसी भी चैप्टर में 15-20 बातें हैं और सारे सवाल उन्हीं बातों पे हैं, घुमा फिरा के। ठीक है ना? अब आप देखिए, इसमें आप देखिए वो ये क्या है, वो ये क्या दिखा रहा है? अच्छा, ये फिगर कहीं और का है। ये फिगर पिछले पेज का है जो हम समझा चुके हैं, इसको आप छोड़िए। अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस। अब नेक्स्ट चीज देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जैसे कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, अगर वो स्पेस में है, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में है, 12:35 पे याद दिला दीजिएगा हमको, इनफैक्ट 12:40 पे। ठीक है ना? वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है? तो देखिए, कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में है तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा। बनाएगा ना? कोई वेक्टर अगर स्पेस में है तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा। कल मैंने उसको यहाँ पे एक बच्चे को बुला के आपको फिजिकली विजुलाइज करा दिया था। आप सब लोग को ध्यान है? ध्यान है? अब देखिए, यहाँ फिगर के रूप में भी वही बात है। यहाँ फिगर के रूप में भी वही बात है। देखिए, ये है आपका वेक्टर ए। ये क्या है? वेक्टर ए है ना बेटा? ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से ये वेक्टर एंगल बना रहा है गामा। बाई कन्वेंशन जो एंगल वो एक्स एक्सिस से बनाता है उसको अल्फा, और जो एंगल वो वाई एक्सिस से बनाता है उसको बीटा, और जो एंगल वो जेड एक्सिस से बनाता है उसको बाई कन्वेंशन गामा कहते हैं, मान्यता के अनुसार। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए, अगर वो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है
तो इसी अल्फा का कॉस यानी कॉस अल्फा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और कॉस कॉस बीटा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। और कॉस गामा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। और तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तीनों मिला के क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। आप फिगर से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स है, अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स है, यानी ये डिस्टेंस ए एक्स है, यानी ये डिस्टेंस ए एक्स है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा ये होगा, ठीक है ना। तो वही बात आपकी यहाँ दी है, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो ए एक्स यानी एक्स का प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आ रही ना। और डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। देखिए क्वेश्चंस फंस जाए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्वेश्चंस तो हमसे भी फंस सकते हैं, किसी से भी फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन कोसाइन ना जाने, अगर आप ये ना जाने कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर आप ये ना जाने कि आई जे के का मतलब क्या है, अगर आप ये ना जाने कि कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है, अगर आप ये ना जाने कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या है, तो मैं आपको दोषी मानूंगा, क्योंकि कोई कारण नहीं है इसको ना जानने का। और नहीं जानते हैं तो फिर से हमसे पूछिए, ये बात तो आपको जाननी होगी, है ना। सवाल कुछ लगेंगे शुरू में, कुछ नहीं लगेंगे। 100% सवाल पहली बार लगने लगेंगे तो एक ही बार में नहीं ना सब हो जाएगा, ठीक है ना। अरे पहली बार में बेसिक लेवल सवाल आपके सब लग जाएं, ठीक है ना, और कुछ कठिन लग जाए तो अच्छा अचीवमेंट है। तो धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हालांकि मैं लिमिट नहीं किसी पे कर रहा हूँ, कुछ बच्चे 2 4 5 जो बहुत अच्छे हैं पहली बार में 100% कर लें तो क्या बुरा है, आपके ब्रेन पे लिमिट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर ये पेस भी है तो भी अच्छा है, लेकिन कोई 100% कर सके तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? कॉस अल्फा ये, कॉस बीटा ये, और कॉस गामा ये। बात समझ में आई? ये सब आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर कहलाएंगे। यहां तक की बात सबको 100% समझ में आई कि नहीं? यहां तक की बात सबको 100% समझ में आई कि नहीं बताइए? एकदम दिमाग में साफ है कि घर पे नहीं देखना है, इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है मुझे? आ रहा है बेटा? बोलिए। तो चलिए, अगर बम बम है तो आगे चलें। आगे चल रहे हैं, और आगे की कहानी अब आप ध्यान से देखिए। इसी बात को रिटन फॉर्म के रूप में दे दिया है, रिटन नोट्स के रूप में दे दिया है। इतना ही रिटन नोट्स आप तैयार करिए, इतनी ही बात समझिए, ठीक है ना, इतनी ही बात समझिए। और पहले सवाल आप मॉड्यूल से लगा लीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि आप में और टाइम है और स्टेमिना है तो और जगह से भी लगा लीजिए। हालांकि मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है, मोर 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 देन सफिशिएंट, ठीक है ना। केवल एक बार नहीं 5 बार लगाना है, और टाइम ही नहीं पाएंगे आप इसके अलावा। अच्छा अब ये देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। वही बात जो मैंने कही वो रिटन नोट्स में है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड इन इक्वेशन 1 वी गेट दिस। इक्वेशन 1 में अगर हम ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिलेगा ये। बात समझ में आ रही है? अगर इक्वेशन 1 में ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू पुट कर दें तो हमको ये मिलेगा, और इससे हमको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। भाई कॉस अल्फा क्या होता है?
कॉस अल्फा क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और कॉस बीटा ए वाई होता है, ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड कॉस गामा ये। और तीनों को स्क्वायर करके रेट ऐड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा नीचे ऊपर कट जाएगा, और फिर आपकी ये आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और फिर जब इस रूप में पुट करेंगे तो एक और आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो ये दोनों आइडेंटिटी आप डायरेक्शन कोसाइंस की जानते रहिए। ठीक है ना? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो कहीं किसी क्वेश्चन में ज़रूरत होगी तो फट से आप APPLY यानी कि अप्लाई कर दीजिएगा। कर देंगे आप लोग? एकदम कंफर्टेबल, एकदम इत्मीनान से देखिए, थ्योरी एकदम मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्लास को खूब बढ़िया से करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए, और सवाल भी यहाँ पे अच्छे खासे है ना। अब नेक्स्ट देखिए, गोल्डन की पॉइंट्स। कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है, हमेशा आपको तैयार रखना है। तो सबसे पहली बात, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना तो मैंने पिछले क्लास में बताया था ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दो कंपोनेंट में ही आप तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में आप तोड़ सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट में आप तोड़िए, लेकिन अगर उन कंपोनेंट का, कितने कंपोनेंट में भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सारे कंपोनेंट का सम ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए। बात खत्म। तो बहुत से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना, बोलो भाई। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में हम तोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? ये लाइन एकदम क्लियर है, ये लाइन एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देकर बताया, 10i को इस तरीके से 10 टाइम्स तोड़ सकते हैं, या इस तरीके से तोड़ सकते हैं 20 बार, या i/4 करके 40 बार तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? 40 बार तोड़ सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उन सब कंपोनेंट का जब एडिशन करेंगे, उन सब वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर है। पीठ सीधी करके बैठिए, एकदम पीठ सीधी करके बैठिए, अलर्ट रहिए, अलर्टनेस रहेगी एक ही बार में। जैसे वो लड़का पीछे बैठा है, बॉडी लैंग्वेज सही है उसकी। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, क्लियर है बेटा, एकदम साफ है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज 2। किसी वेक्टर का मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो 2 होगा। अगर परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन करेंगे किसी वेक्टर का तो दो ही उसके दो वेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन करेंगे तो दो ही कंपोनेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये बात क्लियर है। लेकिन वैसे किसी भी वेक्टर को हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन करेंगे तो दो ही वेक्टर्स आएंगे, दो ही कंपोनेंट्स आएंगे। बात क्लियर है, एकदम साफ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब आगे देखिए, but maximum number of rectangular components in a space is 3, that is along x, y and z axis। अगर प्लेन में करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 हो सकते हैं, लेकिन कोई वेक्टर अगर स्पेस में है, अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस वेक्टर के 3 हो सकते हैं। तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है ना। एक बार लाइन से मेरे साथ थ्योरी जो हमने समझाई है रिटन फॉर्म में एक बार रीड कर दीजिए, और उसके अलावा कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट
ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। एक वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है हम एक्सिस का चुनाव कैसे करें। एक्सिस हम का चुनाव अपने मनमर्जी हम कैसे भी कर सकते हैं। एक्सिस का चुनाव अपने मनमर्जी हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, तो एक एक्सिस हमने ये चूज कर ली, एक ये चूज करेंगे और प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर दूसरी चूज करेंगे। पहली तो चूज कर सकते हैं लेकिन दूसरे उसके परपेंडिकुलर ही चूज कर सकते हैं अगर प्लेन में वेक्टर है तो। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही वेक्टर है और हमने एक एक्सिस ऐसे एज्यूम कर ली तो दूसरी इसके परपेंडिकुलर ऐसे एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना। दूसरी इसके परपेंडिकुलर ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो एक्सिस के चुनाव से वेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कहने का मतलब एक्सिस हम कैसे भी चूज कर सकते हैं, वो तो अपनी मनमर्जी चूज कर सकते हैं ना। एक्सिस का चुनाव तो हमारे बस में ना है, वो हम कैसे भी चूज कर सकते हैं ना। बोलिए भाई। लेकिन एक्सिस के चुनाव से वेक्टर के ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो कह रहा है। लाइन बाय लाइन एक एक चीज देखिए, इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं था, इसलिए हूबहू मैंने वैसा दे दिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये बता चुके हैं। बट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर आर डिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करेंगे। अगर मान लीजिए वेक्टर ऐसे था और एक एक्सिस ऐसे माना एक एक्सिस ऐसे माना, तो इस केस में इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया ए साइन थीटा हो गया बेटा। इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया ए साइन थीटा। लेकिन अगर हमने एक्सिस ऐसे मान लिया, अगर एक्सिस ऐसे मान लिया, पहले ऐसे माना था तो ये एंगल थीटा था, जब हमने एक्सिस ऐसे मान लिया तो ये एंगल अल्फा हो गया, जहां अल्फा थीटा से बड़ा है, जहां अल्फा थीटा से बड़ा है। बोलो बेटा। तो इस केस में इसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। एक्सिस के चुनाव से वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेक्टर के कंपोनेंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, यही कहना चाहते। समझ में आ गया। बोलो बेटा। एकदम मस्तिष्क में साफ है, एकदम एक एक बात साफ है, एक एक लाइन एक एक वर्ड जो आपका नोट्स के फॉर्म में दिया जा रहा है वो एकदम आपके दिमाग में साफ होना चाहिए। ये तो पहली बार में साफ हो जाना चाहिए, इसको साफ होने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रश्न तो अंतहीन है। ठीक है ना, हम तो जितना लगातार लगा पाएंगे। इसके अलावा आप घर पे भी और कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा, साफ है। बोलो बोलो भाई। अब देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज अंडर जीरो। बोलिए। कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर है, इस वेक्टर का मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा शून्य होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, मान लीजिए वेक्टर ए है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है बेटा। बोलो भाई। तो ये लाइन एकदम समझ में आ गई, ये लाइन एकदम समझ में आ गई। ठीक है ना, ये सब सारी बात लिखी रहेगी उसमें। ठीक है ना, हमेशा क्या होता है शून्य होता है। अब इसको नहीं भी बता रहे तो भी आप जरूरत पड़ती तो इतना तो आप कर ही लेते, इतना दिमाग लगा ही लेते। ठीक है ना, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं। अब देखिए आ गया क्वेश्चन है, अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को फट से देखिए, बताइए कौन बताएगा। अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन कौन बताएगा। जल्दी हाथ उठाइए, 1 सेकंड में हाथ उठाया कीजिए भाई। हाँ 1 सेकंड में हाथ उठा दिया कीजिए ऐसे सवालों के लिए। चलिए बता देंगे आप लोग। चलो बेटा खड़े होकर बताओ आप कैसे करोगे, बोलो।
हम्म हम्म, हाँ चलिए हो जाएगा आपसे, वेरी गुड, बढ़िया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ऐसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। भाई ये ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है, और ये क्या है, ए जेड है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आ रही है। और ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग जो होगा डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और एक्स के अलॉन्ग क्या है बेटा आपका 3, और मैग्नीट्यूड इससे क्या आएगा, अंडर रूट 144 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 और 149 169, तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/13, और कॉस बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन मॉड ऑफ पी, तो ये आ जाएगा 4/13। और कॉस गामा आ जाएगा, कॉस गामा आ जाएगा ए जेड बाई मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू 12/13। तो ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, 100%, 100% समझ में आया। देखो मैं अभी आसान आसान चल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग, जिन लोग को कुछ 2 4 5 ऐसे जरूर है, इनको लग रहा होगा बड़ा इजी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक दस्तूर कर दें ना, ये भी दस्तूर एक बार कर दें, लाइन से कर दें, उसके बाद तुम फ्राइडे से देखना, जो एकदम एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वैसे कम से कम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, अच्छा अब आइए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर आई प्लस जे फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कौन बता देगा, हाँ उठाइए, एक्स और वाई एक्सिस से वेक्टर आई प्लस जे कौन सा एंगल बनाएगा, कौन बता देगा, सबको उठाना चाहिए भाई, क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप खड़े होकर लाइन ऑफ एक्शन बताइए, जैसे लोग बता रहे हैं, बताओ बेटा, आप बता देंगे हैं, तो हाँ आप नहीं बता सकती हैं, ऐसे कैसे आप ट्राई करेंगी, सबको खट से बोलना चाहिए। चलो बेटा बताओ खड़े होके, हाँ हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। ये देखिए ऐसा है, सबसे पहले हम निकाल देंगे cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कोई मॉड्यूल से देख के आंसर नहीं बताएगा, अपने दिमाग से बताएगा। रीजन सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए, उसका एक रीजन है, एक मिनट रुकिए। कोई क्वेश्चन देखकर जब तक आप सीधे सोल्यूशन जो देखेगा वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम देखते ही जिसने सीधे सोल्यूशन देखा वो लाइफ में कभी सिलेक्ट नहीं होगा। फंडामेंटल देखने के बाद पहले दिमाग को अप्लाई करिए, और 1 2 बार अप्लाई करने से नहीं समझ में आता तो सोल्यूशन देखिए, नहीं तो आप बस वही, कितने सवाल रट पाएंगे आप, हमको कोई सवाल रटा है, एक भी सवाल नहीं रटा है, एक भी आंसर नहीं रटा है। लेकिन आप देखिए, आप अभी तक देखेंगे, आगे भी देखिएगा, कहीं कुछ नहीं फंसेगा। एक भी क्वेश्चन मुझे ना रटा है, ना मुझे आंसर रटा है, ठीक है ना। तो बेसिक्स तैयार करने के बाद पहली बार क्या करिए, क्वेश्चंस को आप खूब बढ़िया से ट्राई करिए, और जब नहीं लगता है तो सॉल्यूशन देखिए, तो आपका दिमाग खुलेगा, खुलता जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा अब देखिए कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, बोलिए, ए एक्स कॉस अल्फा होगा, बोलो बेटा, ए एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, और ए एक्स क्या होगा 1 मॉड ऑफ ए होगा √2, और ए एक्स क्या होगा 1। इसी तरीके से कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई डिवाइडेड बाई
मॉड ऑफ ए, और ये होगा 1/√2। होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो बेटा। और अगर कॉस अल्फा 1/√2 है तो अल्फा क्या होगा? 45 डिग्री। ये सब याद नहीं किए हो तो सबको बोलना चाहिए ना यार, ऐसे क्वेश्चन सबको बोलना चाहिए। अब ये मत सोचो कि आ रहा है तो हाथ में इतना से उठाओ, हम देख तो लें किसको नहीं आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन, फीडबैक तो मेरे दिमाग में मिल जाए कि इतने बच्चे तो पूरा कर रहे हैं। गेटिंग आइडिया ये है। तो अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि π/4। ये आंसर हो जाएगा आपका। हो जाएगा बेटा? बोलो क्लियर है? थोड़ा सा खिसक के बैठिए, गैप बनाइए थोड़ा सा, एकदम अलर्ट होके बैठिए, अलर्ट एकदम। आंखें वही देखें जो बोर्ड पर हैं, कान वही सुने जो मैं कह रहा हूं, और दिमाग में चित्र वही बने जो चल रहा है, तो तैयार हो जाएगा आपका। और इसका अभ्यास होता है, कुछ लोग बना चुके हैं, कुछ लोग को बनाना है, ठीक है ना? तो अब देखिए अगला, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कौन लगा देगा? हाँ उठाइए, कौन लगा देगा? सबको उठाना चाहिए यार, सबको आना चाहिए। आप कर देंगे? फिर आप बताइए, पहले खड़े होके बताइए। हम्म वेरी गुड, बढ़िया, समझ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ऐसे ही बताइए, क्वेश्चन देखते ही। देखिए मैं बताऊं, पहले दिन में क्या बोला था, क्वेश्चन देखते ही। ये तो बड़ा आसान है, ये आसान, इसी आदत यही होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड, ये तुरंत फ्लैश कर जाना चाहिए। फिर तीसरी बात, हाउ टू डू। तीसरी बात क्या है? हाउ टू डू। ये तीन बात जो आपके, देखिए ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? जरा बताइए, सबसे पहले ताजमहल कहाँ? ये सही जवाब दिया भाई, एकदम सही जवाब दिया। सबसे पहले आर्किटेक्चर के दिमाग में, मतलब जिसके भी दिमाग में बना था। पहले कोई चीज कहाँ बनती है? माइंड में, ठीक है ना? हम तो कहे, सब लोग बोले हैं कि दिल्ली बना था, कोई आगरा बोलेगा। सबसे पहले ताजमहल दिमाग में बना था। क्वेश्चन भी सबसे पहले दिमाग में बनता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी क्वेश्चन, अभी तो आसान, बहुत इजी है। व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड हाउ टू डू। इस आदमी को जिसने नीट लेवल पे, सुनिए, नीट लेवल पे किसी बच्चे ने इस बात को अगर 3 सेकंड में क्रैक कर दिया तो वो सेलेक्ट कर जाएगा। 3 से 4 सेकंड में, क्वेश्चन पढ़ते ही उसके दिमाग में एक फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए भी टाइम चाहिए ना, और थोड़ा वहां पे है तो थोड़ा टाइम और ले ले, है ना? तो अब देखिए, मॉड ऑफ ए क्या होगा? √3, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा कॉस अल्फा, वो हो जाएगा 1/√3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। और इसी तरीके से बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। और ढप से आपका आंसर आ जाएगा, ढप से आ जाएगा बेटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम साफ हो रहा है कि नहीं साफ हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एकदम आ रहा है? ठीक है। एक एक चीज अभी से ही देखिए, जैसे डायरेक्शन कोसाइन बताए तो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया ना, तो यहीं से चलिए। ये मत सोचिए कि पुराना छूट गया है, तो छूट गया उसको बाद में देखिएगा, यहीं से चलिए धीरे धीरे। अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। एक फोर्स है जो कि 4 न्यूटन का है, वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में बन जानी चाहिए कि ए वर्टिकल है, एक फोर्स, देखा ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल है और ये फोर्स है जो 4 न्यूटन का है और 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल से इंक्लाइंड है। तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए। बन गया? जो लैंग्वेज है वैसा ही लैंग्वेज का पिक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए।
ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अ फोर्स ऑफ इंक्लाइंड लाइन 60 वर्टिकल, फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए बोल रहा है कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। तो वर्टिकल में होगा 4 cos 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल में होगा 4 sin 60 डिग्री। गप से मार दीजिए, ये सब लड्डू है, ऐसे सवाल क्या हैं। लड्डू भी मत कहिए, उसको भी पूछना पड़ता है, रसमलाई है, बस मुंह में डालिए और फट से पेट में चली जाएगी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चबाना भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, if the horizontal component of the force is 40 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। बाप रे बाप, डेंजर है ये, इजी है ना, इजी है। ये कह रहा है कि एक फोर्स है, एक नहीं, सेम नहीं है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल से है, वो वर्टिकल से था। उस वाले क्वेश्चन में देखिए, वो क्वेश्चन इसके पहले वाला वर्टिकल से इंक्लाइंड था ना, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा बराबर 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, तो मान लिए फोर्स एफ है, मान लिए फोर्स एफ है, तो कह रहा है कि एफ cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 40, यही ना कह रहा है, ये ना कह रहा है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, इतनी बात दिया है, इतनी बात दिया है, फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बताइए, अरे आंसर ना बताइए, एफ साइन 60 डिग्री, ये बताइए। तो अगर आपको एफ की वैल्यू पता लग जाए तो आप वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो एफ की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, यहां से, यहां से cos 60 यानी 1/2, तो f/2 इज इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 80, f इज इक्वल टू 80, एंड व्हेन यू विल पुट हियर, then you will get vertical component as क्या पाएंगे आप, 80 इंटू साइन 60 यानी √3/2, तो ये कट जाएगा 40 और ये आ जाएगा 40 √3, आपका आंसर आ जाएगा। गप से मारिएगा और एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं नंबर मिलेगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा। बात समझ में आई, इसे बोर्ड में आता है, तो बोर्ड में इस तरह का आपका स्कूलों के बोर्ड जो होंगे वो टाइप में आएगा, ठीक है ना। समझ गए इस बात को, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ये है, अरे बाप रे बाप, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उस वेक्टर को बताइए जिसको इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट से जोड़ दें तो वो एक यूनिट वेक्टर देगा एक्स एक्सिस के अलोंग। बताइए कैसे निकालेंगे। उस वेक्टर को बताइए जिसको इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट से जोड़ दे तो वो एक यूनिट वेक्टर देगा एक्स एक्सिस के अलोंग। कौन लगा लेगा, कैसे लगाएंगे, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। सवाल समझ गए आप, तो सवाल समझ गए तो सबसे पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे p प्लस क्यू का, तो क्या आएगा 2i प्लस आई 3i कैप प्लस 9j कैप और माइनस 7k कैप, ये आ गया। अब इसमें कौन सा वेक्टर जोड़ दें कि हमको एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाए। यानी आंसर ना बताइए, हमको प्रोसेस बताइए। हाँ
खड़े होके बताइए। सही बोल रहा है, ये लड़के का दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, है ना। बैठ जाओ। अब क्या करेंगे कि हमको कौन सा वेक्टर इसमें ऐड कर दें कि हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाए। तो हमको पता नहीं है कौन सा ऐड कर दें, तो हम मान लेते हैं। हमें पता नहीं कि हम कौन सा ऐड कर दें, तो हम मान लेते हैं। माना कि एक वेक्टर है जो कि है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर ए है। हमने कहा कि इस वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। मेरे पास कोई वेक्टर ए है, मान लिया कि हमारे पास कोई वेक्टर का जनरल इक्वेशन लिख दिया, जनरल फॉर्म लिख दिया। हम कह रहे हैं इस वेक्टर को इससे ऐड कर दें तो हमको यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो ठीक है, हम ऐड करके देख लेते हैं। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो जो वेक्टर आएगा, मान लिए वेक्टर के है, तो वेक्टर के होगा 3 प्लस एक्स आई प्लस 9 प्लस वाई जे प्लस प्लस जेड माइनस, अरे ये क्या हो गया, प्लस जेड माइनस 7 के, जेड माइनस 7 के, जेड माइनस 7 के। बात समझ में आ रही है। तो कौन सा आ गया, जेड माइनस 7 के, ये वेक्टर आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमको कैसा वेक्टर चाहिए जो कि यूनिट वेक्टर हो, उसका वाइज देखते रहिएगा, जो कि यूनिट वेक्टर हो अलोंग एक्स एक्सिस, ये ना चाहिए। तो जैसा उसने कहा कि अगर वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका वाई और जेड कंपोनेंट अंडा होगा, 0 होगा। अंडा का नाम लेते ही भूख लग गई। आज कौन सा दिन है, मंगलवार में, सुना भी नहीं सुना भी नहीं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, इसको अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका वाई और जेड कंपोनेंट 0 होगा। तो वाई कंपोनेंट 0 होगा तो 9 प्लस वाई 0 होगा। क्या होगा, 9 प्लस वाई बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू -9। बात समझ में आ रही है। उस वेक्टर का वाई क्या हो जाएगा, -9। उसका जेड कंपोनेंट 0, इसका मतलब जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 7। ये जेड आ गया। इस वेक्टर जो हमने एज्यूम किया था उसका वाई आ गया और जेड आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो भाई। अब देखिए उसका एक्स कंपोनेंट 1 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है, 1 होना चाहिए। यानी 3 प्लस एक्स बराबर 1। -1 भी चलेगा, यहाँ -1 भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ने कहा ना, अलोंग एक्स एक्सिस में पूरा एक्स एक्सिस आ गया ना। वैसे सामान्यतः पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे, लेकिन इस केस में दोनों बन रहा है, ठीक है ना। -1 भी होगा और +1 भी हो सकता है, लेकिन हम +1 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। अब जो वेक्टर हमने एज्यूम किया था उसका x y z तीनों मिल गया ना। तो वो वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर a बराबर -2i। आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, -2i और -9j और +7 के। आंसर मिलाइए, सही होगा, +7 के। ये आपका वेक्टर है जो कि रिक्वायर्ड वेक्टर है। इस वेक्टर को अगर हम इसके और इसके रिजल्टेंट से जोड़ दें तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गई, एकदम दिमाग में साफ है। देखो बार बार वही बात हो रही है, क्लास में क्लास की थ्योरी और सवाल यहीं फाइनल कर दो, यहीं फाइनल कर दो, और घर जाके एक बार जल्दी से रिवाइज करो। और कुछ दिन तक रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुमको लगेगा रिवाइजन की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। और घर पे जो अगर तुम 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ते हो तो कम से कम 15-20 सवाल एक रेशियो बना के करो, ठीक है ना। मैंने पहले दिन तुमको डाटा दिखाया था ना कि हो नहीं पाएगा, अगर इससे कम क्वेश्चन करोगे तो कोई सवाल नहीं, शीट एक बार ही नहीं कंप्लीट होगी। और तुमको एक्सीलेंस के लिए 5 बार करनी है। 5 बार करने के बाद तो तुम बहुत ही सामान्य बुद्धि का लड़का भी निकल जाएगा। बहुत ही कम दिमाग का लड़का या लड़की हो, बहुत ही कम दिमाग का, नॉर्मल ब्रेन भी हो, और 5 बार उसने अगर रगड़ के कर दिया तो हो जाएगा उसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए ऐसे, अब अगला सवाल देखिए, ठीक है ना। एड वेक्टर ए बी एंड सी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट। 3 वेक्टर हैं ए बी सी, वो क्या लिख रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, ये करिए। एड वेक्टर ए बी सी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट एंड आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 350 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्स एक्सिस। 3 वेक्टर हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड 50 यूनिट है, और तीनों इस एंगल पे इंक्लाइन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों इस एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है। तो अब इसको हम लोग जरा फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। एक पहला वेक्टर है वेक्टर ए, तो पहला वेक्टर है वेक्टर ए, तो वो 50 यूनिट का होगा और 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दिस इज वेक्टर ए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दूसरा वेक्टर देखिए 135 डिग्री पे, 135 क्या होता है, 90 + 45, 90 + 45। तो दूसरा वेक्टर बी है। ये क्या आ जाता है, इसको देख के केमिस्ट्री की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। अब देखिए ए हो गया ऐसे, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 50 न्यूटन है, और ये भी 50 न्यूटन है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बात समझ में आ रही है बेटा। और तीसरा वेक्टर कितने कितने एंगल पे है, 315 डिग्री पे। सारे एंगल पॉजिटिव हैं, सारे एंगल कैसे हैं, तो किस डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करेंगे, बोलिए। पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अब देखिए तीसरा है 315 डिग्री, तो 315 डिग्री क्या होगा, ए होगा। देखिए 315 डिग्री ए होगा, इससे 45 बनाएगा, -45 के बराबर होगा। 315 डिग्री -45 के बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेके पूरा यहां जब पहुंच जाएंगे तो 360 हो जाएगा, और 315 क्या होगा, -45 के बराबर होगा। ये बात सब लोग समझ गए, बोलो बेटा, एकदम क्लियर है, इस पे रख लीजिए, तो ठीक है ना। तो अब ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, बोलिए। तो अब तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करने लेंगे, कर लेंगे, छोड़ दें क्वेश्चन, बोलो भाई जल्दी बताओ, तो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। कर लेंगे, करेंगे कैसे, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ दो, इसको ये और ये कंपोनेंट तोड़ दो, इसको भी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में तोड़ दो, ठीक है ना। चलिए हम कर ही देते हैं। ये हो गया 50 cos 45 डिग्री इधर होगा, 50 cos 45 डिग्री इधर हुआ, और 50 sin 45 डिग्री ऊपर हो गया ना बेटा। और इसका हो गया 50 cos 45 डिग्री इधर और 50 sin 45 डिग्री इधर। तो इधर और इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर क्या आ जाएगा, 2 × 50 cos 45 डिग्री। भाई ऊपर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, बोलो भाई। अब देखिए इस वाले वेक्टर का देखिए, तो 50 cos 45 डिग्री इधर है और 50 cos 45 डिग्री इधर है, ठीक है। तो एक वाला काट देगा, ऐसे ये 2 50 cos 45 डिग्री इन दोनों का ऊपर जा रहा था, तो एक 50 cos 45 डिग्री नीचे आ रहा है। तो जब इसका भी कंपोनेंट करके ऐड करेंगे
तो इधर हो जाएगा 50 कॉस 45 डिग्री और प्लस 50 साइन 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट और प्लस वो, ये इतना बचेगा। बात समझ में आ रही है? अरे आप फिर से देखिए यार, इसका इस वेक्टर का दो कंपोनेंट किया, इधर और इधर। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट किया, इधर और इधर। तो इधर वाला तो पूरा इन दोनों का कैंसिल हो गया और इधर वाला इन दोनों का ऐड हो गया। तो वही हमने लिखा है 250 कॉस 45 डिग्री ऊपर की ओर। अब ये नीचे वाला है उसमें 50 कॉस 45 डिग्री नीचे है, तो एक काट दिया, 2 की जगह एक बचा, यानी 50 कॉस 45 डिग्री बचा ऊपर की ओर, है ना। और प्लस इसका इधर वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, cos 45 sin 45 की वैल्यू बराबर है, तो इसका आंसर आ गया 50/√2 i प्लस 50/√2 j। और ये आपका हो गया 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 25√2 i और प्लस 25√2 j, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो करीब करीब ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसी दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना मैग्नीट्यूड होगा? मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। आ जाएगा ना? बोलो भाई, क्लियर है? एकदम साफ रखिए, थोड़ा भी बट मत रखिए। थोड़ा भी बेसिक लेवल क्वेश्चंस और थ्योरी में कोई भी बट आप किसी भी चैप्टर में मत रखिए। और जो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं वो उसकी मास्टरी कुछ ही बच्चे पहली बार में कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो तो होंगे ही। इतना भी जो पहली बार में कर लेता है कि बेसिक लेवल क्वेश्चंस और सारे बेसिक्स जिसने मास्टरी पहली बार में कर ली, वो धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस भी हैंडल कर लेगा। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ए क्या है? द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर इज 0। 3 वेक्टर दिखाया है और इनका सम क्या है बेटा? 0 है। 3 वेक्टर हैं जिनका सम क्या है? एडिशन क्या है? 0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए एंड ओ सी? वेक्टर ओ ए और ओ सी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। OB इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अरे 3 वेक्टर दिया है जिसमें केवल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट, और ये 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? 0। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो बताइए OB का मैग्नीट्यूड क्या होगा और OC का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सवाल समझ गए? कौन कर लेगा? हाथ उठाइए। कौन कर लेगा? सबको उठाना चाहिए भाई। देखिए, जो कंसिस्टेंटली उठा रहा है वही निकलेगा भी। बिल्कुल नेम दे सकती हैं आप भाई। देखिए, जो सबको उठाना चाहिए, इसमें क्या है? आप फटाफट, ये इनका सबका रिजल्टेंट 0 होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सबका सम और वाई एक्सिस के अलॉन्ग सबका सम 0 होगा, यही ना है? बोलो बेटा। तो अब आप देखिए, इस वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, नहीं है ना? इस और रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब है सी कॉस 45 डिग्री बराबर बी। भाई सी कॉस 45 डिग्री इधर होगा और बी इधर होगा, तो ये भी तो बैलेंस कर रहा है। अगर रिजल्टेंट 0 तो ये भी बैलेंस कर रहा है। तो पहली बात आ गई, सी कॉस 45 डिग्री बराबर बी। दिस इंप्लाइज दैट C/√2 बराबर बी। ये पहला इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। और उसके बाद देखिए C sin 45 डिग्री, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? C sin 45 डिग्री। और इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है, 0 है, भी डिस्कस हुआ थ्योरी में। तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है C sin 45 डिग्री, यानी C/√2 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 10√2। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया।
मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी आ गया। अब देखिए बी बराबर सी बाई रूट टू, यहां आ चुका है ना, तो सी बाई रूट टू यानी 10√2 बाई रूट टू। तो हाँ, तो बी की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 10 और 10 न्यूटन, और सी की वैल्यू आ गई 10√2 न्यूटन। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर है? बोलो भाई। तो सबको बोलना चाहिए ना। जैसे 1 सेकंड में सवाल पढ़ के इतना से उठा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उठा ही रखिए, इतना कर दिए, देख लें कौन कौन को जान रहा है, कौन को नहीं जान रहा है। और नहीं जान रहा है तो क्यों नहीं जान रहा है, तो उसको मदद की जाएगी, है ना। तो खट से कर दिए, उससे आप पॉजिटिव होते जाते हैं, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अभी कुछ दिन बाद वो माहौल एकदम वैसा क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ देखिए दो ही बात है, या तो पढ़िए या तो छोड़ के भाग जाइए, या तो एकदम जान लगा के पढ़िए, और पढ़ेंगे तो होगा ही। पहली बात, बहुत लड़के इसलिए भी तैयारी करते हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा, बस उन्हीं का नहीं होता। और जो ये मान के चलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बेस्ट शीट लगा रहा हूँ, इससे ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, मेरी भी आएगी, मेरी भी अच्छी से अच्छी आएगी। भाई आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, सवाल लग रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अच्छा नंबर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा? हाँ, तो हर क्वेश्चन के लिए फाइट करिए, तो बड़ा आसान आसान फटाफट सबको बताना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अगला है फॉर सोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईच डायरेक्शन। बताइए बताइए, इस फिगर में आप देख रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पे लगा है, और 3 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में लगा है। फिगर देख रहे हैं बेटा? 4 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पे एक्स एक्सिस से लगा है, ईस्ट, एक्स एक्सिस ईस्ट है, ईस्ट माने हैं, और 3 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में लगा है। तो बोल रहा है फॉर द शोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईच डायरेक्शन। कितना मिनिमम फोर्स इसमें लगा दें इस कंडीशन में कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कितना मिनिमम फोर्स लगा दें इस केस में कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा? बोलिए, मिनिमम फोर्स किसी भी डायरेक्शन में कितना लगा दें कि रिजल्टेंट फोर्स ईस्ट में होगा? बोलिए। चलिए बताइए कैसे। ये तो एलएफएस का प्रेयर है ना? एलएफएस का भी है, पिलर्स का भी है। चलिए बताइए कैसे होगा, बताइए बेटा। कितना मिनिमम फोर्स किसी भी दिशा में लगा दें कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा? कौन करेगा बेटा, जरा बताइए तो सही, कौन करेगा? कौन करेगा? कितना मिनिमम लगा दें कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ईस्ट में होगा? कैसे लगाएंगे? बोलिए, बोलो बेटा। रिजल्टेंट फोर्स ईस्ट में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन के सारे फोर्स का कंपोनेंट नेट फोर्स 0 हो जाए, यही बात है ना? तो अब आप देखिए इसमें फोर्स क्या लग रहा है, ये तो 3 न्यूटन ऊपर लग ही रहा है, ये तो 3 न्यूटन ऊपर लग ही रहा है, और इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है, एक 5 cos 37 डिग्री और दूसरा 5 sin 37 डिग्री जो ऊपर लग रहा है, ठीक है ना? तो 5 cos 37 डिग्री तो ईस्ट की ओर लग रहा है, 5 cos 37 डिग्री तो ईस्ट की ओर लग रहा है, तो ईस्ट की ओर लगने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स अगर ईस्ट की ओर लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वही हमें चाहिए। तो जो नेट फोर्स नॉर्थ की ओर लग रहा है उसको कैंसिल करता हुआ एक मिनिमम फोर्स लगा दें। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा जब ठीक उसके अपोजिट लगाएंगे? मिनिमम फोर्स क्या होगा जब ठीक उसके अपोजिट लगाएंगे? तो नॉर्थ डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगा दीजिए, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ, जो भी आ रहा है। तो देखिए एक तो 3 न्यूटन ये लग रहा है और 5 sin 37 डिग्री उधर लग रहा है,
तो 5 sin 37 डिग्री का मतलब क्या होता है? sin 37 डिग्री क्या होता है? बोलिए 3/5। तो ये 5 कट गया, यानी टोटल 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। टोटल 6 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की ओर लग रहा है। तो अब इस फोर्स को अगर हम जीरो कर दें कोई और फोर्स लगा के, तो नेट फोर्स हमारा ईस्ट की ओर हो जाएगा। नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा? ईस्ट की ओर हो जाएगा। वही हमको चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम, वैसे तो कई कई फोर्स लगा के काम हो जाएगा, वैसे तो कई फोर्सों को लगा के काम हो सकता है, लेकिन मिनिमम फोर्स वो होगा जो ठीक उसके अपोजिट लगा दें। तो ठीक उसके अपोजिट 6 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए हई से, और वो खेला हो जाएगा जो ये चाहते हैं। बोलो, जो ये चाहते हैं वो खेल हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? बोलो भाई, बस इतना ही करना है ना, इतना ही तो करना है। अब चलिए अगला खिस्सा, ए 57, ठीक है ना। और एक बात और भी, जो 2-4 बच्चे, ज़्यादातर बच्चे तो समझ गए होंगे, जो 2-4 बच्चे कंसेप्चुअली अपने आप को वीक समझ रहे हैं कुछ जगहों पर, वो लाइन से, भाई वही क्लास रिकॉर्ड हुई है ना, वही क्लास रिकॉर्ड हुई, लाइन से एक एक बात को सुनना शुरू करें, फिर से सुनना शुरू करें। और सुनते समय ऐसा ना करें कि आप कान में लगाए हैं खाना खा रहे हैं, सुनते समय पढ़ाई की तरह पढ़ें उसको। गाना नहीं सुन रहे हैं कि गाना लगा दिए हैं बाइक चला रहे हैं, ऐसे नहीं। उसको आप जब लगाएं तो टेबल पेन पेंसिल लेके बैठे, और कोई बात ऐसी आपको लग रही है कि जो नहीं समझ में आए तो पॉज करिए, बैक करिए, फिर सुनिए। इस तरह से प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जो 2-4 पुराने बच्चे ऐसे हैं तो उसके बाद भी कुछ फंसे तो हमसे फिर यहाँ क्लियर कर लिए, बिना क्लियर किए आगे मत जाइए। एटलीस्ट जो क्लास के डिस्कशन है न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स, वो एकदम क्लियर करके आगे बढ़िए। 3 टॉपिक तक के बाद मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, फिर आप लोग एकदम सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला किस्सा, अब अगला किस्सा, अगली कहानी गौर से देखिए, गौर से देखिए। ये है बिगनर बॉक्स। क्या है? बिगनर बॉक्स, यानी शुरुआती बक्सा। जब शुरुआत में आप प्रश्न लगाते हैं तो आसान आसान प्रश्न उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आधारित अब आपकी स्क्रीन पे हैं ऐसे, लेकिन इससे आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। केबीसी की तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए। इधर देखिए, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक वेक्टर ए है, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है? 4 मीटर और 6 मीटर। ये बात सब लोग समझ गए? समझ गए? टफ बात थी ना, समझ में आ गई? अब आगे देखिए, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर 10 एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। और दोनों वेक्टर को हम ऐड कर दें तो उनके एक्स और वाई कंपोनेंट कितने हो जाते हैं? ये हो जा रहे हैं, ठीक है ना। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट वेक्टर ए आर दिस, एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। वेक्टर ए के कंपोनेंट दिया है और किसी वेक्टर बी को ऐड करने से कंपोनेंट इतने हो जा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? फॉर द वेक्टर बी कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो उस वेक्टर बी के लिए फॉलोइंग बातों को कैलकुलेट करिए। नंबर 1 बात कि उस वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है, उस वेक्टर की लेंथ क्या है, और वो वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। चलिए सब लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। हाँ, ऐसे आवाज आनी चाहिए, फील आना चाहिए। हाँ, डेड डेड नहीं, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ, एकदम फील ना आए तो ना पढ़ना उससे अच्छा है। पढ़ना है तो करना है, ठीक है ना। अगर करना है तो करना है, सिर्फ एडमिशन पैसा नहीं जमा करना है, ठीक है ना। नहीं करना है तो छोड़ देना है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका जवाब सबने दिया। एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है? 4, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है? 6, ठीक है ना। अब इसको एक वेक्टर से ऐड कर देते हैं, वेक्टर बी से। बात समझ में आ रही ना?
तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया वेक्टर बी क्या है, ये वेक्टर एक स्पेस में है कि प्लेन में है, प्लेन में है, तो दूसरा वेक्टर जो ऐड करेंगे वो भी इसी प्लेन में ले रहे हैं। तो हमने माना वेक्टर बी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स आई प्लस 6 प्लस वाई जे। सबको समझ में आ रही बेटा? एकदम बम बम है, एकदम बम बम है। अब x और y कंपोनेंट a प्लस बी वेक्टर के कितने हैं, कितने हैं 4 प्लस एक्स कितना है बोलो बेटा 10 यूनिट, और 6 प्लस वाई कितना है बोलो 9 यूनिट, यही ना है? ठीक, तो अब इसी से सॉल्व करेंगे तो वेक्टर b का x कंपोनेंट आ जाएगा 6 और वेक्टर b का y कंपोनेंट आ जाएगा 3। इस तरीके से वेक्टर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6i प्लस 3j। यहां तक की बात समझ में आ गई? सब लोग समझ गए? वेरी गुड बेटा। अब देखो x और y कंपोनेंट पहला आंसर आ गया, आ गया। और पूछा है लेंथ ऑफ द वेक्टर। हम तो कहे, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि आपने लेंथ तो बताया ही नहीं था, मैग्नीट्यूड बताया था। लेकिन हमने ये बोला था कि लेंथ जो है मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? लेंथ सिग्निफाई करता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, ये बात बताई थी, है ना? तो अब देखिए लेंथ कितना हो जाएगा इस वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, बोलो बेटा। अब पूछ रहा है एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। हाँ हाँ, वैसे भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन से भी निकाल लेंगे, और सीधे आप टेन थीटा बराबर वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, इससे भी निकाल लेंगे। हाँ, दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो एकदम स्पष्ट है। तो इसका मतलब है कि 100% बच्चों का कुछ ना कुछ तो दिमाग वेक्टर पे चल ही रहा है, और कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है ना? बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? देखिए, एक थोड़ा सा मैं बात कहूँगा, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको देखकर किसी को भी अपने आप को, सुनिए, कमतर नहीं समझना है। खुद को कम समझना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? खुद को किसी से कम समझना। बात समझ लिए जो बात मैं बता रहा हूँ, जो बात समझ रहे हैं, किसी से भी खुद को कम समझना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अब कम समझने का मतलब ये नहीं कि आप निकलिए और सबको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए, भाई तुमको मैं कुछ नहीं समझता, तुमको कुछ नहीं समझता, तब तो लोग कहेंगे पागल है। वो काम नहीं करना है। हाँ, लेकिन आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। सुनिए, जो लड़के अच्छा कर रहे हैं, जो लड़के लड़कियां फटाफट जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास यहाँ पे बायोलॉजी का कोई बच्चा है कि ज़्यादा मेडला ओब्लांगेटा, हम तो नाम भी नहीं जानते, मतलब ज़्यादा ब्रेन में कहीं ज़्यादा स्पेस है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबका हार्डवेयर एक जैसा, कुछ ने उसको बहुत बढ़िया से रिप्रोग्राम किया है, कुछ ने बहुत बढ़िया से उसको ऑर्गेनाइज किया, पहले से करता आ रहा है, आपसे बेहतर कर रहा है। यही फर्क है, यही फर्क है। और उसका आत्मविश्वास हर जवाब से बढ़ता जा रहा है, वो हीरो बनता जा रहा है, वो कॉलर टाइट किए हुए। यही फर्क है टॉपर में और जो सो कॉल्ड मीडियोकर से। डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना? और डिमोटिवेट कर, और मोटिवेशन आपको कोई और नहीं देगा। मैं कब तक चिल्लाऊंगा या कोई और कब तक चिल्लाएगा? मोटिवेशन आपको खुद से ही देना है, खुद से ही देना है, जब तक आप बढ़िया से सफल नहीं हो जाते। और जैसे सफल हो जाएंगे तो सब मोटिवेशन देंगे, तब जरूरत नहीं रहेगी। चलिए देखिए नेक्स्ट बात, देखिए ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है? एक और था, कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा? अच्छा, उसमें और क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, चलिए एक दो क्वेश्चन और था। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो सम ऑफ स्क्वायर तो 1 होता है, वो तो कुछ भी आए डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या आएगा?
1 आएगा, ये आइडेंटिटी है, ये तो आएगा ही 1। ये सबको क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा, फील आ रहा है ना वेक्टर का? लग रहा है ना, सवाल लग रहा है? बोलो भाई, हाई स्पिरिट में रहिए मेरे साथ, हाई वाइब्रेशंस में रहिए। तो ये क्या है, आगे क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये तो आपका 1 आ जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालना है इस वेक्टर का, तो क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर, बोलिए खटाखट, 5 अपॉन रूट 33। देख लेना, 25 + 4 + 4, 25 + 8, 25, 30, 33, ठीक बोल रहा है। तो अब ये कॉस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, 2/√33। और कॉस गामा कितना हो जाएगा बताइए, हाँ ऐसे बताइए, पूरा अंदर से आना चाहिए कि अब तो हो जाएगा, अब लग रहा है, अब लग रहा है क्वेश्चन। और जितना आप फील करेंगे लग रहा है, उतना लगेगा, उतने लगने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ वेक्टर ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो एक यूनिट वेक्टर बताइए जो ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल है, कौन बताएगा? इस तरह का सवाल एक डिस्कस हो चुका है। देखिए, ऐसे यहाँ उठाएगी, फट से उठाया कीजिए, और सबको आप नहीं बताइए, आप बता देंगे, बैठिए, पता है हमको। और लोग का क्या है, और लोग बताइए। अब देखिए, लाइन ऑफ एक्शन तो बताइए। ताजमहल तो दिमाग में बना दिए, सवाल नहीं बना पा रहे हैं। बोलिए कैसे होगा, बोलो भाई। ये है, अगर वेक्टर ए ये है, बी ये है, तो यूनिट वेक्टर बताना है विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। कौन बताएगा? हाँ उठाइए, यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, कौन बताएगा? आप बता ही देंगे, और कोई नहीं बताएगा? और ये तो ठीक है, तुम नहीं बता पाओगे, तुम पे गुस्सा आ रहा है हमको यार। पहले जो शुरुआत में 3-4 दिन हमको लगा बड़ा तेज है, तुमने जवाब आप दे रहे थे, अभी क्या है, आसान आसान सवाल नहीं बता रहा। वो अंडर रेटेड था मेरे दिमाग में, और टेस्ट में पूरा मार दिया। तुम हाईली रेटेड थे, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो। बताओ बेटा कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे? यही सब हमको बुरा लगता है। इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। वेक्टर ए और बी ऐसे दिए हैं, तो एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि पैरेलल होगा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी के। तो सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ ए और बी निकालिए, रिजल्टेंट ऑफ ए और बी निकालिए। तो रिजल्टेंट ऑफ ए और बी क्या होगा बताओ बेटा? हाँ, 7i -4j और +6k, अच्छा 4k, ये माइनस है, ये माइनस है, +4k। रिजल्टेंट ऑफ ए और बी ये आ गया। अब यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे? अरे वेक्टर दिया है, हो जाएगा ना? तो फट से बोलना चाहिए एकदम स्पिरिट, हाई स्पिरिट से, क्या हो जाएगा, फटक से हो जाएगा, आगे बढ़े। देखो, जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा करेंगे। तो अब इसको जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे इस वेक्टर को, तो हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना बेटा? हो जाएगा। तो चलो, अब जैसे मान लो, ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट चीज, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब रिटन नोट्स के फॉर्म में वही चीज़ दिखा दें, रिटन नोट्स के फॉर्म में वही चीज़ दिखा दें, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए 12:40 से बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर देखिए, कि वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का वही नियम नहीं होता है
जो कि स्केलर्स का होता है। इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए सेपरेट सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा के डोमेन है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ ना। तो अब इस स्लाइड में मैं आपको एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बारे में, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये बताने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में एक वेक्टर को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये समझाने जा रहा हूँ। चलो समझ गए? सब लोग समझ गए क्या करने जा रहे हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए कोई स्केलर है और उसको किसी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ए मत मानिए, इसको पी मानिए। पी कोई स्केलर है और उसको किसी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक वेक्टर प्राप्त होगा। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक वेक्टर प्राप्त होगा। ये चेन रूल पे ही अटकी हुई है, चेन रूल वाला नहीं। तो देखिए इधर देखिए, अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एक वेक्टर प्राप्त होगा। लेकिन वो कैसा वेक्टर होगा? वो वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन तो वही होगा जो ओरिजिनल वेक्टर का था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उस स्केलर टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 गुना होगा। यही बात बोले थे ना? बोलो भाई, वही बात है, ठीक। और उसी तरीके से डिवीजन में उसका उल्टा हो जाएगा, तो अब यही बात जो मैं पहले समझा चुका हूँ उसको रिटन नोट्स के फॉर्म में है, गौर से लाइन बाय लाइन देख लीजिए, ठीक है ना। अरे मान लीजिए 10-10, 15-15 पन्ने का नोट दे रहे हैं हर चैप्टर पे, तो इससे कम थ्योरी आप क्या पढ़ेंगे? बताइए। हर पन्ने पे 15-15 चैप्टर का आप करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका 200-250 पन्ने की थ्योरी होगी पूरी फर्स्ट ईयर में, तो उतना तो समझ के आपको एक बार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इफ देयर इज अ वेक्टर ए, ये बात कितने लोग समझ गए कि अगर कोई वेक्टर ए है? ये भी नहीं समझे? चलो समझ गए ना। एंड अ स्केलर के, हमने स्केलर पी माना था, यहां क्या माना? इफ बी बराबर के ए, अगर कोई वेक्टर बी है जो के ए है, एंड सी बराबर ए बाई के वेयर के इज ग्रेटर देन 0, इस यहां तक की बात सब लोग समझ गए, ठीक है ना। देन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर द मैग्नीट्यूड बिकम के टाइम्स, यही मैंने बोला, मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स हो जाएगा, while the direction remains same, यही बात मैंने कही, so that angle between a and b is 0, मतलब जो वेक्टर हमें प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने के बाद और जो ओरिजिनल वेक्टर होगा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। ये बात एकदम क्लियर है, वही बात मैंने कही, वही रिटन फॉर्म में है, ठीक है ना। अब अगली बात देखिए, इन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर द मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 by k टाइम्स, मैंने कहा उल्टा हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 by k टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा, एंड द डायरेक्शन रिमेन्स सेम, यही बात मैंने कही, सो दैट द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज ऑल्सो 0, मतलब चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें दोनों केस में वेक्टर मिलेगा और वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो ओरिजिनल वेक्टर का था। मल्टीप्लाई करने के केस में मैग्नीट्यूड जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका उस गुना हो जाएगा, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करें 3 गुना का हो जाएगा। और डिवाइड करने के केस में क्या होगा? अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 by 3 टाइम्स हो जाएगा, बस यही बात ना कहा है। देखिए एकदम एक एक वर्ड, एक एक चीज, नोट्स की एक एक बात आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कुछ लोग की एक ही बार में हो जा रही है, कुछ लोग घर पे जाके भी इस पर मेहनत करें, जिनकी नहीं हो रही है एक बार में 100%, जानते हैं उसका रीज़न क्या है? पहले आप एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस कीजिए, हमको सबको लेके चलना है, सब बच्चा इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब फीस दिया है ना, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, मतलब फीस ना भी दिया हो, बच्चा तो सब है ही ना कम से कम, तो अब आप देखिए भविष्य तो है ना उसका। तो अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिसको नहीं हो रहा है उसका रीज़न समझिए, डायग्नोस करिए क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले से आपकी स्ट्रेटेजी नहीं सही है,
पहले से लर्निंग आपने अप्रोप्रिएट नहीं की है, तो पहले से नहीं की है तो लाइफ खत्म नहीं ना हुई है, अभी से आप कर लीजिए। एक आध 2 महीना घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, 1-2 महीने बाद आपको आपके भी रिफ्लेक्स वैसे ही चलने लगेंगे जैसे उन बच्चों के चल रहे हैं जो एक ही बार में समझ जा रहे हैं। बात समझ में आई ना? अभी आपको थोड़ा सा और फोर्स करना पड़ेगा। मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ थोड़ा सा एक बार में बहुत 100% नहीं समझ रहे हैं, वो घर पे भी जाके करें। घर पे 1 घंटा इसके साथ फिर बैठें, वीडियो के साथ बैठें, किताब लेके बैठें, कलम लेके बैठें, धीरे धीरे, है ना। जैसे ये नहीं कि आपने एक बार वीडियो देखा तो आपको लगा कि ये बात नहीं आ रही है तो अब नहीं, कोई एक बात छोटी सी नहीं आई तो आपने सोचा कि मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक बात नहीं आई ना, बाकी बात तो आई ना, ठीक है ना। तो एक बात को आप फिर से देखिए, फिर भी नहीं आता है तो हमसे पूछिए, मैं बिना क्लियर किए आगे मत जाइए। बात समझ में आ रही ना? और धीरे धीरे आप एडॉप्ट हो जाएंगे, उन बच्चों के कंपेरिजन में आ जाएंगे जो एक ही बार में 100% सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए, नेक्स्ट बात देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो मैंने आपसे बताया था कि अब देखिए, मैंने आपको वेक्टर पढ़ाना शुरू किया तो पहले वेक्टर बता दिया क्या होता है, फिर बता दिया उसका टाइप्स क्या होता है, बता दिया, फिर उसके बाद बता दिया आपको वेक्टर अलजेब्रा सिखा दिया, वेक्टर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये सिखा दिया, ठीक है ना। इस वेक्टर अलजेब्रा के पोर्शन में डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर्स नहीं दिया है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई 2 वेक्टर ए और बी हैं, स्केलर का डिवीजन तो दिया है लेकिन वेक्टर का नहीं दिया है, तो अगर कोई 2 वेक्टर ए और बी हैं तो आप एक बात जानिए, वेक्टर ए को वेक्टर बी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज एन अनडिफाइंड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। मतलब डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात एडिशनल आप अपने दिमाग में थ्योरी की रख लीजिए, जो यहाँ नोट्स में नहीं है, ठीक है ना। बात समझ, यू कैन नॉट डिवाइड 2 वेक्टर्स, ये डिफाइंड ही नहीं है वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है ना। तो अब फिर उसके बाद मैंने आपको सारे टाइप्स बताए और टाइप्स के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाए, अब तक का मैं समराइज कर रहा हूँ। और अब मैं 2 वेक्टर्स के बीच एक और ऑपरेशन बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसके बाद मैं बताऊंगा वेक्टर, हाँ देख रहे हैं, इसके बाद बताएंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है ना। और तब जाके आपका वेक्टर कंप्लीट खत्म होगा। मतलब समझिए कि 1 पीरियड और लगेगा, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और ये भी लेगा ना, फिर आपका वेक्टर खत्म होगा। और खत्म होने के बाद ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डायमेंशन शुरू कर दूंगा, खत्म होने के बाद मैं आपकी चर्निंग शुरू करूंगा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस कम से कम 300-400। जैसे पहला चैप्टर आपका खत्म हो तो खत्म होते ही आपके दिमाग में फील आ जाए कि लाओ अभी एडवांस का सवाल, एक को सवाल कभी आया हो मैथमेटिकल टूल्स या वेक्टर से, लाओ अभी कर दें, ये फील आ जाए आपको, है ना। तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि